नमस्कार मित्रों, आप सभी के लिए मैं महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आ गया हूँ, यानी कि मैराथन क्लास है आज आपकी भारत राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपके 150 प्रश्न होंगे और वो आने वाली जितनी भी भविष्य में आपकी परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे आरआरबी यानी कि रेलवे की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, बैंक की परीक्षा और स्टेट में जितनी भी परीक्षाएं होती है, जैसे कि राजस्थान में पटवारी, रीट, अध्यापक और अन्य बहुत सारी परीक्षाएं होती है जिनमें भी भारत की राज्य व्यवस्था आती है, उन सभी के लिए ये जो है वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्नों को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करना। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो किसके अनुसार भारतीय की संविधान सभा की जो है किसके अनुसार गठित की गई संविधान सभा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न होगा आपका, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो किसने किया था? तो सही जवाब है प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट प्रश्न होगा, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न होगा, संविधान सभा के अध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे इनमें से? कमेंट करके बताइए, सभी का इसका आंसर पता होगा। राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? बी एन राव को। किसे? वी एन राव को। दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, एक बार में याद नहीं होता है तो। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? यानी कि संविधान सभा ने जो है अंतिम रूप से जो संविधान को कब पारित किया? तो कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो भारतीय जो संविधान है वो किस दिन से लागू किया गया? तो कंप्लीट तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, परंतु जो है इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, भारत गणतंत्र कब बना? भारत गणतंत्र कब बना? तो कब बना था भारत गणतंत्र? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणतंत्र बना। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? बताइएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ होता है भारत में वंशानुगत नहीं है, यानी कि यहाँ पर जनता चुनती है, जनता का शासन है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? उस समय जब संविधान को जो है दिया गया था भारत के लिए, भारत को सौंपा गया था, तब कितने अनुच्छेद थे और अनुसूचियाँ थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी का सही जवाब है 395 अनुच्छेद थे उस समय और 8 जो है अनुसूचियाँ थी। 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट प्रश्न होगा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो आत्मा की संज्ञा किसे दी गई है? सभी को पता है इसका प्रश्न का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से, ब्रिटेन से कौन सी ली गई है? तो इसका सभी को पता होगा, संसदीय प्रणाली। कौन सी? संसदीय प्रणाली।
अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत में जो है अभी कुल कितनी अनुसूचियां है? तो 12 अनुसूचियां है। कितनी है? 12 अनुसूचियां है वर्तमान में। और जब कितनी थी? 8 थी। भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में है बताइएगा? प्रथम अनुसूची में। किसमें? प्रथम अनुसूची में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो किससे संबंध है? शपथ एवं प्रतिज्ञा से संबंध है। किससे है? तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ और प्रतिज्ञा से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य भाषाओं का उल्लेख है? राजभाषाओं का उल्लेख है। किस अनुसूची में है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 8वीं अनुसूची में जो है राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो वह रखे गए हैं 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है आपके लिए, पंचायत राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो वह रखे गए हैं 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है? तो ये सभी को पता होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्य का एक संघ होगा, ये लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? तो किस में कही गई है? अनुच्छेद 51 में। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है। आपने पहले की जो सीरीज है वह नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो किसके अनुसार जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो वह करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, अनुच्छेद 1, 2, 3 के अंतर्गत, यानी कि 123। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका भी आपका डी ऑप्शन, अनुच्छेद 315। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? किसके पास ये अधिकार है? तो ये अधिकार है संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। अगला प्रश्न है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट प्रश्न होगा, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1953 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न होगा, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था? तो इसका सभी को पता होगा एकदम। तो 29 का सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो सही आंसर है इसका 1949 में, 1959 में। कब? 1959 में, 1959 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय जो संविधान है वह निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो सभी को पता होगा एक ही करता है, यानी कि एकल नागरिकता। जबकि जो है अमेरिका में इनमें कौन सी नागरिकता धारण करते हैं? दोहरी नागरिकता धारण करते हैं अमेरिका में। तो भारत में कौन सी करते हैं? एकल नागरिकता। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं आप भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं? जन्म से भी कर सकते हैं, वंशानुक्रम भी कर सकते हैं, देशीकरण भी कर सकते हैं, यानी कि ये सभी आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? यानी कि आप भारत की जो नागरिकता समाप्त करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, तो किस प्रकार छोड़ सकते हो? तो इसका सही जवाब है नागरिकता का परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से जो है आप भारत की नागरिकता को खो सकते हैं, यानी कि छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए
नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो सभी को पता होगा इसका बिल्कुल सही है, यानी कि संपत्ति खरीदने से, संपत्ति का स्वामित्व होने से आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। यानी कि आपका अधिवास होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए या वंशानुगत क्रम होना चाहिए, जन्म होना चाहिए, तब तो हो सकता है, संपत्ति से नहीं होगा। वर्तमान में भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो 35 का सही जवाब है यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर को हटा दिया है, यानी कि 28 राज्य हो गए हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आपको जो है पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है इस समय का। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। तो मूल अधिकारों का वर्णन कहाँ है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मूल अधिकारों का वर्णन है। यह बार बार में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकारों का वर्णन कौन से अनुच्छेद से कौन से तक है, यानी कि 12 से 35 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो कितने मूल अधिकार प्राप्त है वर्तमान में बात की गई है। संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसे हटा दिया गया है, ये तो पता ही होगा आपको। सही जवाब है 6। पहले 7 थे, अब 6 रह गए हैं। कितने रह गए हैं? 6 रह गए हैं अब। अगला प्रश्न है आपके लिए, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? वह है उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के पास। उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के पास। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है अनुच्छेद 19(1) में। किसमें? अनुच्छेद 19(1) में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो कब हटाया था? किस संविधान संशोधन के तहत हटाया था? यह संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का है, क्या है? तो एक जो संपत्ति आपके पास है वह किस प्रकार का एक है, बताइए। तो सही जवाब है विधिक अधिकार। क्या है? विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो 21 तो है, ये भी सभी को पता होगा, पर 21 में कौन सा है? तो 21A है, या 21 भी लिखा मिल सकता है, अ की जगह ए की जगह अ भी मिल सकता है। ठीक है, तो याद रखना दोनों हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हेबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है याचिका दायर की जा सकती है। मत देने का अधिकार होता है। मत देने का अधिकार किसे होता है? तो ऑप्शन ए राजनीतिक अधिकार। मत देने का अधिकार एक प्रकार का कैसा है अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी अपने पास 100 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो लगातार बने रहिएगा हमारी इस वीडियो के साथ। अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। अगला प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो किस में निहित है? वह है नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, कल्याणकारी राज्य। अगला है नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत है तो क्या है? वाद योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 44 में। किसमें? अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो किसमें है? सी ऑप्शन, गोवा में। समान नागरिक संहिता लागू है गोवा में। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो कितने वर्ष तक के बच्चों को की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चे, ठीक है, 14 वर्ष तक। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, संविधान में मूल कर्तव्य की प्रेरणा किस देश से ली गई है? जैसे कि संसद जो कहाँ से ली थी? ब्रिटेन से। तो उसी प्रकार जो है मूल कर्तव्य की जो प्रेरणा है वह किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है आयरलैंड से। किससे ली गई है? आयरलैंड से। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्य की जो संख्या है वह कितनी है? तो वह है 11। वर्तमान में कितनी है? 11 है, 11। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? किसमें? संसद में है। भारत की संघ की जो शक्ति है वो संसद में निहित है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। तो भारत जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो उसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और संसद में जो राज्यसभा होती है और जो संसद में चुने जाते हैं सांसद, उनके निर्वाचित सदस्य। तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? किसे किया जाता है? तो इसका सभी को जवाब पता होगा, उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के जो निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? डी ऑप्शन सही है, ये सभी। एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है तो कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, यानी कि उनके सामने कोई खड़ा नहीं था, निर्विरोध चुने गए थे, वो एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो वह कौन थे बताइएगा फटाफट से। तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न होगा आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो किस सदन के द्वारा लगाया जाता है महाभियोग? तो वह संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका कोई क्या आंसर हो जाएगा? यानी कि कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी वो राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यानी कि राष्ट्रपति को जो गोपनीयता और शपथ की जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि जस्टिस। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जो मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो उसमें शामिल होते हैं राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। राज्यसभा और लोकसभा के जो है सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? तो उसे लोकसभा की समिति से राज्यसभा, लोकसभा की समिति से राज्यसभा के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की जो बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो 67 का सही जवाब है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? यानी कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिसकी मृत्यु जो है उपराष्ट्रपति रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी? तो उनका नाम है कृष्णकांत। कौन? कृष्णकांत। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? स्थायी और उच्च सदन है, कौन सा है? तो 69 का सही जवाब है बी, राज्यसभा जो है एक स्थायी और उच्च सदन है, इन्हें कोई भंग नहीं करता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? यानी कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को चुन सकता है?
तो 70% का सही जवाब है 12 सदस्यों को। कितने को? 12 को। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? तो कहाँ पर है सर्वाधिक राज्यसभा में किस प्रतिनिधित्व की? तो उस राज्य का नाम बताइए। तो उसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, यूपी में, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब किया गया? 1952 में। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? यानी कि लोकसभा में यदि चुनाव लड़ना चाहते हो आप तो कितनी आयु होना चाहिए? तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए यदि लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो कौन सा भेजता है लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व? कौन? तो फटाफट इसका सही जवाब है ऑप्शन है यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? अधिकतम कितने का कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो सही जवाब है 6 महीने का। कितने का? 6 महीने का। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष लेता है, यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह इसका निर्णय लेता है। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सभी को पता होगा इसका आंसर, तो जवाहरलाल नेहरू। अगला है, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? 6 माह के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो क्या होगा? बताइएगा। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है। मंत्रिपरिषद क्या करती है? इस्तीफा देती है। अगला है, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो वित्त विधेयक जो होता है संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो सभी का जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब है लोकसभा में। सबसे पहले कहाँ पे विधेयक पास किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है पेश? लोकसभा में। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? यानी कि भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। तो 84 का सही जवाब है महान्यायवादी को। किसको? महान्यायवादी को। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? किसी भी सदन में, किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? किसके द्वारा लोकसभा का जो है विघटन किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का जो नेता है वह कौन होता है? तो 87 का सही जवाब है बी, प्रधानमंत्री, पीएम। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो 88 का सही जवाब है सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही जवाब है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न,
राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है? तो वह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों अब आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, क्या है प्रश्न मित्रों? राज्यपाल पद पर बना रहता है, तो राज्यपाल जो है अपने पद पर कितने वर्षों के लिए बना होता है, कब तक बना होता है? तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कब तक? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? कितने को कर सकता है? सही जवाब है 1 को। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद में के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि राज्य स्तर पर जो मंत्रिपरिषद की जो मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है? तो वह करता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा करते हैं? राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का जो है प्रशासन कौन चलाता है? तो 95 का सही जवाब है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक है दोस्तों, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट। 96 है, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? विधानसभा सदस्यों की संख्या किसमें? तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न क्या है? विधान परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य है? इस सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, बिल्कुल ये भी सही है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है, ये भी सही है, जबकि उपरोक्त में से कोई नहीं, ये वाला गलत है। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा, ठीक है ना, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लगातार हम 100% की तरफ बढ़ गए हैं, बढ़ते बढ़ते, और अपने जो है 50% और बचे हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो विशेष राज्य का जो दर्जा है वो किसे प्राप्त है, परंतु अभी नहीं है। तो 370 जो अनुच्छेद है वह हटा दिया गया है, पहले जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, अब ये प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है, तो इस प्रश्न को काट दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? तो 101वां सही आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री, सीएम। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? इसका जवाब है महाधिवक्ता। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या है? तो इसका जवाब भी क्या हो जाएगा? सी 31, 31। 30 तो जो है न्यायालय के होते हैं, और एक उच्च न्यायालय का कौन होता है? वो होता है, ठीक है, तो टोटल मिला के 31 होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वह कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च जो न्यायालय है उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे एच.जे. कानिया। कौन? एच.जे. कानिया। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार
किसे प्राप्त है? तो वह है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वह थी एम फातिमा बीबी। कौन? एम फातिमा बीबी जो थी वह प्रथम न्यायाधीश थी सर्वोच्च न्यायालय की। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो सही जवाब है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति के रूप में किसने काम किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? संसद के पास। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका है तो इसका जवाब है स्वतंत्र। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो वह है 24। अगला प्रश्न है आपके लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 115 प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो कब तक कर सकते हैं? तो सही जवाब है 62 वर्ष की उम्र तक। कब तक? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? 62 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना पत्र त्याग, जो त्याग पत्र देता है वह किसको देता है? तो किसको देना पड़ता है उसको? सही जवाब है राष्ट्रपति। तो आपको ये प्रश्न कैसे लग रहा है फटाफट से एक बार कमेंट करो। आपको प्रश्न जो है अच्छे लग रहे हैं तो एक बार मुझे जरूर बताएं। 118वें प्रश्न का सही जवाब है लीला सेठ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? लीला सेठ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? किसकी है? सही जवाब है गुवाहाटी की। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन अवस्थाएं दी गई है? तो कितने प्रकार की दी गई है? 3 प्रकार की। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? इसका जवाब है अनुच्छेद 352 के तहत। अगला है, युद्ध या महाआक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए 1 महीने में। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में अभी तक कितनी बार की गई है? तो इसका भी सही जवाब है सी, 3 बार। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? यानी कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत, 356 अनुच्छेद 356। नेक्स्ट प्रश्न, किसकी सिफारिश पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो किसकी सिफारिश पर राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? संबंधित राज्य का राज्यपाल के कहने पर। ठीक है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? यानी कि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा रहे हो तो प्रारंभिक अवधि कितने समय की होगी? तो सही जवाब है 6 महीनों की, जैसा कि जम्मू कश्मीर में लगाया था। पता है ना, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगाया गया था? तो सही जवाब है पंजाब में लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, क्या है, अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? तो कितनी बार की गई है? तो 1 बार भी नहीं की गई है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए? तो कौन सा जो है संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, राष्ट्र की एकता, अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके क्या की थी? 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन के तहत की थी ऐसी कार्यवाही? तो वह की थी संविधान संशोधन 61 के तहत। कब की गई थी? अनुच्छेद
किसके दोस्तों संविधान संशोधन 61 के तहत जो है यह की गई थी। 21 वर्ष से जो है घटा करके 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है, किससे संबंध है? तो ये सका तो सभी को पता होगा क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा पंचायत राज से संबंधित था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? डी, अनुच्छेद 368 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है जाएगा आपका, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो, संताली और को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया इनको? तो इनको जोड़ा गया था 92 संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है इन भाषाओं को। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष की सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार बनाया गया? तो किसके अनुच्छेद में 86 जो है संविधान संशोधन के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों को जो है पढ़ने का जो है एक मूल अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, क्या है? भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो इसका सही जवाब है बी, बहुदलीय। यानी कि यहाँ पर देखा होगा बीजेपी, कांग्रेस, उसके अलावा आरएलपी और भी बहुत सारी यहाँ पर जाने कितनी पार्टियाँ, तो बहुत क्या हो जाएगी, ठीक है। संघ शासित क्षेत्रों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो जो है संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषाओं की संख्या कुल कितनी है? तो सही जवाब है 22 भाषाओं को मिला जोड़ा गया है इसमें। अगला है, सरकार या आयोग संबंधित है, सरकार या आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र राज्य संबंध से। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है केंद्र के पास। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। उपचुनाव कब कराया जाता है? उपचुनाव कब कराया जाता है? जब आवश्यक हो। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव जो है 1952 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? तो वह प्रदान करता है चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कौन? केसी नियोगी थे। अगला है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का जो है गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था पंचायत राज के लिए। किसके लिए? पंचायत राज के लिए। नेक्स्ट प्रश्न होगा, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो सभी का पता होगा, नागौर राजस्थान में किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, नागौर राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन पंचायत राज संस्था नहीं है? तो पंचायत राज संस्था कौन सी नहीं है? 148वें का सही जवाब है बी, परिषद। ये नहीं है, इसके अलावा जिला परिषद भी है, पंचायत परिषद भी, ग्राम सभा भी है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो ये तो सभी को पता होगा, आरटीआई। तो आप आरटीआई करते रहते हो सारे दिन, तो ये क्या हो गया? जून 2005 में। तो आरटीआई यानी कि सूचना पाने का, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब लास्ट में आपके लिए एक मोटिवेशनल सुना देता हूं ताकि आपको जोश आ जाए और जुनून के साथ आप पढ़ाई करें। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से गिर गए गुलाब है, कांटों से गिर गए गुलाब है। रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर
ना बैठो ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठो ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। तो फिर से मैं आपको सुना देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए बहुत मस्त शानदार जो है मोटिवेशनल है। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटे से गिर गए और गुलाब है। रखो हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर ना बैठो ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो आप जो है एक जो है गुलाब समझ लो और आपके जो है कांटों से गिर गए हो, परंतु आपको जो है हौसला बनाए रखना है, आपको मंजिल मिलेगी और आप लगातार मेहनत करते रहिएगा, आपको एक ना एक दिन जो है सफलता मिलेगी। बिल्कुल घबराना नहीं है, आप सभी के साथ भगवान हैं, तो आप बिल्कुल बेचिंता रहिए, आपको सफलता एक दिन जरूर आपको मिलेगी। और आप जो है अब पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा मित्रों। और आपने पहले की जो है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी नहीं देखी है वो क्लास देख लेना, और कल जो आपको मिलेगा नया टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित मिलेगा। तो लगातार मैं आपके लिए मैराथन क्लासें ला रहा हूँ। क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों के लिए जो है सिलेक्शन करवा सकें और इनसे उनको हेल्प मिल सके, क्योंकि उन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की थी। अब समय नहीं है कि हम बहुत सारा बड़ा बड़ा सिलेबस पढ़ पाएँ, केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लो आप, उसी से आपको सफलता मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, सभी को बेस्ट ऑफ लक।